हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान। और आज का जो वीडियो है जीएनएम सेकेंड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बहुत शानदार प्रश्न है। एक प्रश्न है एंजाइटी के बारे में, यानी चिंता या घबराहट के बारे में लेकर आए हैं। और एक प्रश्न आपका है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वह प्रश्न है आपका हाइड्रोकॉन्ड्रियासिस। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है अच्छे से देखेंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा। 5-5 नंबर में यह दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको नॉर्मल लाइफ के लिए भी समझना ज़रूरी है कि आखिर एंजाइटी क्या होता है और हाइड्रोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है। ठीक है, इस दोनों को अच्छे से समझिए। और यह 23वां नंबर का वीडियो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जीएनएम सेकेंड ईयर, और एक हिसाब से बता दें तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहता है चिंता के बारे में लिखिए। चिंता को दूसरे भाषा में हम घबराहट भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति के अंदर किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा जो है घबराने लगे तो उसको जो है चिंता सताने लगता है। ठीक है, घबराहट से चिंता उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो एंजाइटी के बारे में लिखना है। चिंता क्या कहता है? चिंता एक मनोवैज्ञानिक विकार है। सबसे पहले एंजाइटी एक क्या है? यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह एक साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक रोग है। ठीक है, पहले ये चीज़ को समझिए, जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवेगों के कारण उत्पन्न होता है, जो या तो आपको फिजिकल एक्टिविटी के कारण या फिर आपको साइकोलॉजिकल कारण से यह उत्पन्न होते हैं, यानी आपको मानसिक के दबाव के कारण, मानसिक बोझ के कारण, जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगे। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होने लगे, तो इस कारण व्यक्ति को चिंता सताने लगता है। तो मनोवैज्ञानिक होता है या फिर यह शारीरिक आवेगों के कारण, मतलब शारीरिक और साइकोलॉजी मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों कारण से यह उत्पन्न होते हैं। इसमें व्यक्ति भविष्य में होने या न होने वाली स्थितियों की कल्पना करने लगता है। अब इसमें होता यह है कि व्यक्ति के भविष्य में होने और न होने का मतलब कि किसी भी काम के प्रति व्यक्ति के मन में इस प्रकार से विचार आने लगता है कि व्यक्ति को लगता है कि मेरा काम ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, द्वंद्व उत्पन्न होने लगता है माइंड में। ठीक है, होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और इसी असमंजस के फलस्वरूप व्यक्ति घबराने लगता है। उसको ये कहीं लगने लगता है डर सा कि मेरा काम तो असफल तो नहीं हो जाएगा। बहुत चिंता टेंशन आने लगता है, चिंता एंजाइटी होने लगता है। ठीक है, जैसे मान गए कोई जो है आदमी है, कोई थर्ड पर्सन है, वो अपना पैसा किसी कंपनी में लगा रखा है। ठीक है, अब वो इतना ना ज़्यादा पैसा लगा रखा है और वह सोच रहा है कि मेरा पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा, रिकवर होगा या नहीं होगा, रिकवर होगा या नहीं होगा। और इस चक्कर में उस इतना ना ज़्यादा थिंकिंग करने लगता है कि जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जो है एंजाइटी जो है उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति घबराने लगता है। मतलब होने या ना होने का व्यक्ति के मन में जो है अविश्वास सा चलता रहता है, कल्पना व्यक्ति करते रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में घबराहट शुरू हो जाता है और यही चिंता होता है। ठीक है, यही चिंता का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यही कहता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक रोग है और यह जो है मेंटल और फिजिकल दोनों आवेगों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसमें व्यक्ति अपने भविष्य में होने वाले कोई भी कार्य या कोई भी जो है चीज़ों के सामना से होने या न होने की स्थितियों को कल्पना करने लगता है और यही एंजाइटी हो जाता है। ठीक है, चलिए कल्पना करके सोचने लगता है। इसके कारण में अनेकों कारण हो सकते हैं। ठीक है, अनेकों कारण में पहला कारण होता है जेनेटिक्स फैक्टर। माय डियर, आप लगभग अभी तक जितने भी आप मेंटल डिसऑर्डर देखे हैं, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, मेनिया हो, ठीक है, ओसीडी हो, मैंने आपको लगभग जितना भी पढ़ाया सब में आप देखे होंगे, सभी में आप देखे होंगे कि ये जो जीनेटिक्स फैक्टर है सब में आ रहा है। ठीक है, तो जीनेटिक्स फैक्टर आनुवांशिक कारण सब में आएगा और यह बहुत हद तक जो है प्रभावित करता है। आप लोग देखते होइएगा कि घर में एक व्यक्ति अगर उसके दादा परदादा किसी में अगर मानसिक रूप से पीड़ित है तो उसके घर में एक चलन सा रहता है। अगर ना मान गए, अगर किसी में अगर खतरनाक नहीं हुआ तो हल्का प्रभाव लेकिन ज़रूर पड़ता है। ठीक है, मतलब यह पीढ़ी अनुवांशिक का मतलब क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को न किसी को घर में जो है प्रभावित करता है। ठीक है, तो यही अनुवांशिक कारण होता है।
तो प्रथम संबंधी अगर डायरेक्ट आपका रिलेशन में किसी को यह प्रॉब्लम हुआ है तो 15% संभावना बनता है तथा मोनोजाइगेटिक से 80% संभावना बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझिएगा कि अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन है आपके घर में किसी से और उसमें से पहले किसी को अगर कोई इस टाइप का रोग है मेंटल, तो उसमें 15% संभावना जो है आपके आने वाले पीढ़ी में पर भी पड़ सकता है। ठीक है, और मोनोजाइगेटिक से 80% की संभावना होती है। तो ये चीज़ें का आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह जीनेटिक्स फैक्टर में पहला पॉइंट है, या यूं ही कहा जाए सीधा अगर आप लिख दीजिएगा कि आनुवांशिक कारण से भी जो है चिंता उत्पन्न होने की बहुत हद तक संभावना होती है, तो यह भी सही रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा है बायोकेमिकल फैक्टर, जैव रसायन कारण। अब आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में दिमाग में केमिकल होता है। ठीक है, केमिकल रसायन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यह एक गवा न्यूरोट्रांसमीटर, इसे हम लोग क्या कहते हैं मान गए, इससे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड होता है, गाबा का फुल फॉर्म। ठीक है, तो यह जो गाबा का फुल फॉर्म लिख लीजिए, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, यह फुल फॉर्म होता है। अब यह गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसके स्तर में अनियमित हो जाता है। ठीक है, अब यह आपका क्या है, यह केमिकल है। ठीक है, अब यह केमिकल जो है प्रभावित करता है हमारे न्यूरॉन्स को। ठीक है, न्यूरॉन्स को, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स तंत्रिका होता है, तो उसको यह क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसके स्तर में, एक गाबा केमिकल के स्तर में अगर अनियमितता हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा इसके लेवल में, तो जो है यह बायोकेमिकल फैक्टर भूमिका निभाता है चिंता होने का। ठीक है, तीसरा पॉइंट है साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी का मतलब होता है कि इस अवधारणा के अंतर्गत आत्मा की दमनात्मक प्रक्रिया के असफल होने पर सेकेंड रक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में डिस्प्लेसमेंट में होता है। अब आप लोग को मैं पहले भी फोबिया पढ़ाए थे, वहाँ भी इसका कारण में साइकोडायनामिक थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, ठीक है, ये सब पढ़ाए थे। तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि साइकोडायनामिक थ्योरी में होता है कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ें नहीं होता है, और वहाँ पे आपका दमन हो जाता है और उसके जगह पर कोई और चीज़ आकर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इसी के चलते व्यक्ति में चिंता सताने लगता है। आप मान गए कोई चीज़ आपको पसंद है, कोई चीज़ चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, लेकिन उसके जगह पर कोई बुरा चीज़ें हो जाए, कोई गलत चीज़ें हो जाए। ठीक है, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, आपके अंदर प्रॉब्लम आएगा ही। ठीक है ना, चिंता सताएगा ही, और उसके फलस्वरूप आपको जो है एंजाइटी होने लगता है, व्यक्ति को घबराने लगता है। तो यही साइकोडायनामिक थ्योरी होता है। ठीक है, साइकोडायनामिक थ्योरी के मतलब होता है कि इस अवधारणा के अंतर्गत आत्मा की दमनात्मक मतलब सप्रेशन, ठीक है, सप्रेशन प्रक्रिया में असफल होने पर सेकेंड रक्षात्मक प्रक्रिया के रूप में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो यही आप साइकोडायनामिक थ्योरी याद रखिएगा। यही 3 कारण इसका होता है, कुछ और कारण। चौथा कारण में एक कॉग्निटिव थ्योरी होता है। कॉग्निटिव थ्योरी कहता है कि बिना किसी अकारण या फिर नकारात्मक सोच व्यक्ति में जो है चिंता पैदा कर देता है। कॉग्निटिव थ्योरी यही कहता है कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी कारण यानी मतलब अकारण या फिर नकारात्मक निगेटिव थिंकिंग जो है व्यक्ति के अंदर सोच जो है क्या करता है, पैदा कर देता है चिंता को। ठीक है, तो इसलिए कभी भी नकारात्मक और बिना कोई कारण के किसी भी चीज़ को अंदर दिमाग में न ले। ठीक है, तो एक कॉग्निटिव थ्योरी कहता है यही चीज़ों को। ठीक है ना, इसलिए नकारात्मक और बेकारण चीज़ों से बचना चाहिए आपको। ठीक है ना, चलिए चिंता के प्रकार है माय डियर। अब चिंता जो है अलग अलग होते हैं। एक मिल्ड चिंता होता है, ठीक है, यानी कम चिंता होता है। एक मॉडरेट मतलब मध्यम चिंता होता है। एक सीवियर मतलब अत्यधिक चिंता होता है। एक पैनिक एंजाइटी होता है मतलब सर्वाधिक चिंता होता है। कुल यह 4 प्रकार के हैं, इसको याद रखिएगा। पैनिक कम चिंता जो कि आपको डेली लाइफ में भी होते रहता है। ठीक है, किसी न किसी बातों को लेकर चिंता हो जाता है। ठीक है, एक होता है मॉडरेट होता है, यह भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक होता है सीवियर होता है जो गंभीर होता है, और एक होता है आपका पैनिक होता है जो सर्वाधिक अपने लास्ट पोजीशन पर चिंता रहता है। तो ये 4 याद रखिएगा, मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर, पैनिक। ठीक है, ये 4 एंजाइटी के प्रकार हैं। अब एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं, तो एंजाइटी के लक्षण ये होते हैं कि सीने में दर्द होगा, ठीक है, छाती में दर्द होगा, घबराहट आएगा, ठीक है ना, निगलने में कठिनाई होगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगा, असमान हृदय गति जो है वह हार्ट बीट जो है असमान हो जाएगा, मल में अवरोध आने लगेगा, कब्ज जिसको कहते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, धुंधला दिखाई देना, ठीक है, ये सब, और अनिंद्रा, ठीक है, अनिंद्रा और कंपी होना। तो व्यक्ति में जैसे ही चिंता
एंजाइटी आता है तो व्यक्ति में सारे प्रॉब्लम आते हैं, छाती में दर्द। देखिए अब ये सब क्यों होता है, ये एक प्रकार से रोग के जैसे है लक्षण में। तो ये जो हमारा एंजाइटी है ना, एंजाइटी हमारा जो है साइकोटिक बीमारी नहीं है, यह न्यूरोसिस बीमारी है। यह हमारे न्यूरॉन में जो है गड़बड़ी होने के कारण, मस्तिष्क में न्यूरॉन के फंक्शन में गड़बड़ी होने के कारण यह चीज़ें होता है, ठीक है। लेकिन अगर साइकोसिस होता तो वहाँ पे मेंटल प्रभावित होता तो फिर लक्षण में बदल जाता, फिर मानसिक रूप से व्यक्ति का जो प्रभावित होता वो चीज़ को लिखते। लेकिन यहाँ पे यह जो एंजाइटी है यह आपके जो है वो वाला रोग नहीं है, ठीक है, भयानक पागलपन वाला रोग नहीं है। एंजाइटी आपका जो है यह न्यूरोसिस प्रकार का रोग है। और न्यूरोसिस प्रकार के रोग जो है चोट के कारण भी ब्रेन में होता है, कोई केमिकल जो है इरेगुलर सिक्रेशन के कारण भी होता है, ठीक है, गंदगी के कारण भी हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होता है जो आपको मैं विक्टिमिड पढ़ाया हूँ ना, मिड ये पढ़ाया हूँ ना, भी से वैस्कुलर, आई फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, टी से ट्रॉमेटिक यानी चोट वाला। तो ये सब कारण बनता है न्यूरोसिस का, ठीक है। बाकी साइकोसिस और न्यूरोसिस के अंतर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए सब रोग जो है भयानक पागलपन नहीं होता है, इतना बात ध्यान में रखिए। जो मानसिक रोग होता है ना वह सब रोग जो है भयानक पागलपन नहीं होता है। साइकोसिस वाला जो होता है वह काफ़ी खतरनाक होता है। उसमें व्यक्ति अलूल जलूल सपना, अलूल जलूल कल्पना, अलूल जलूल जो है बातें बोलेगा, गाली देगा, मारपीट करेगा, काफ़ी उग्र हो जाएगा। लेकिन ये जो न्यूरोसिस वाला होता है तो चूँकि यह संक्रमण से, जैसे मेनिंजाइटिस हो जाता है तो भी मस्तिष्क का ही संक्रमण है, मैं एनसेफलाइटिस हो गया, ठीक है, डेमनेशिया हो गया, इस प्रकार के जो रोग होता है, डिलीरियम होता है, ये सब रोग होता है। ये भी होता है आपको खतरनाक ही, लेकिन यह जो है आपको बिहेवियर को जो है ज़्यादा परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है। वहाँ पे बिहेवियर चेंज हो जाता है साइकोसिस वाला में, तभी जाके व्यक्ति जो है अपना अलग रूप बना लेता है, मारपीट, गला गलौज, अलूल जलूल बातें, सपना देखना, ठीक है, एक अलग फैंटेसी बनाना, ये सब हो जाता है साइकोसिस में। लेकिन न्यूरोसिस में आपको शारीरिक प्रॉब्लम भी जो है होता है। तो यही शारीरिक प्रॉब्लम है यहाँ पे। जैसे चिंता में देख लीजिए, छाती में जैसे आपको चिंता होता है तो छाती में दर्द भी हो सकता है, निगलने में कठिनाई, मूत्र की मात्रा बढ़ना, असमान हृदय गति, मल का अवरोध होना, पसीना आना, धुंधला दिखाई देना, नींद नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसे बहुत कारण है, कँपकँपी होना। तो यह सब आपके जुड़ी हुई कमी है जिसके कारण चिंता बढ़ने के साथ, एंजाइटी होने के साथ ये सारे चीज़ें होने लगता है, सारे कनेक्टिविटी है। तभी यहाँ पे कहा गया है कि शारीरिक और मेंटल दोनों कारण बनते हैं, ठीक है, दोनों कारण को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। तो शारीरिक में सारा चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कारण में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली आप देख लीजिएगा कि जब आपके किसी को चिंता होता है तो देखिएगा काफ़ी ज़्यादा जो है घबराएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसका शरीर कांपने लगेगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है उस व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके से जो है व्यक्ति के अंदर पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, सीने में जो है जलन आएगा, गला सूखेगा, कंठ से निकलने में उससे दिक्कत होगा, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे जो है प्रॉब्लम चिंता होने के साथ में आने लगता है, वही लक्षण होता है, ठीक है। अब इसके उपचार की बात किया जाए माय डियर, तो उपचार में जो है मनोरोधी एंटीसाइकोटिक दवाई दिया जाता है। एंटीसाइकोटिक दवाई में जैसे हैलोपेरिडोल और CPZ, क्लोप्रोमाजाइन इससे कहा जाता है, ठीक है, क्लोप्रोमाजाइन को CPZ शॉर्ट में लिख दिया जाता है, ठीक है। और हेलोपेरिडोल काफ़ी प्रचलित दवाई है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि चिंता आपको हो या आप किसी को हो तो आप दवाई बता दीजिए कि हेलोपेरिडोल और CPZ या डाइजापाम ले लीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि बगैर प्रिस्क्रिप्शन को आपको कोई ये सब देगा भी नहीं। और दूसरी बात है, अगर दे भी देगा तो मान गए किस पेशेंट में किस प्रकार का मानसिक रोग है आप पहचान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं। अगर आप कंप्लीट पढ़े हैं तो पहचानिएगा, अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा और सीधा एंजाइटी वीडियो देखकर जाके हेलोपेरिडोल या CPZ या डाइजापाम दीजिएगा तो पेशेंट के अंदर मान के दिक्कत होगा। तो इसलिए सब दवाइयाँ जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है हॉस्पिटल में देता भी नहीं है, ठीक है ना। चूँकि ये सब दवाइयाँ देने के बाद पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा नींद आता है, पेशेंट जो है एकदम शांत मुद्रा में हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, बगैर डॉक्टर के सलाह के अपने से दवाई, खासकर मेंटल दवाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है। जानिए कि क्या जानकारी होता है। अगर आप धीरे धीरे डॉक्टर के पास अगर काम करने लगेंगे हॉस्पिटल में तो फिर आप दे सकते हैं, आपको पता हो जाएगा कि कब क्या कौन सी दवा देनी है, ठीक है। चलिए, एंजाइटी दवा होता है डाइजापाम। और डाइजापाम बता दें, डाइजापाम नॉर्मली घबराहट में भी, ठीक है, सीने में हल्का हल्का दर्द हो रहा हो या घबराहट है, बेचैनी है, ठीक है, मन नहीं लग रहा हो, तो इस कंडीशन में डाइजापाम बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। डाइजापाम दे सकते हैं, ये दोनों की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन डाइजापाम के सबसे छोटा खुराक जो होता है 0.5 mg, यह आप जो है दे सकते हैं किसी व्यक्ति में घबराहट हो रहा हो, धड़कन बढ़ रहा हो, ठीक है, किसी व्यक्ति में जो है
है इन चिंता हो रहा हो, डर लग रहा हो किसी चीज़ से, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है बेचैन हो रहा हो, तो उसको आप डाइजापान जो है 0.5 दे सकते हैं, ठीक है, या हाईएस्ट इसका 15 mg प्रति डे होता है, तो वह सीवियर में दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं वही कहता हूँ कि बगैर डॉक्टर के सलाह के दवाइयाँ नहीं दीजिएगा, ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस करवाते हैं, सम्मोहन और भाव विरेचन, यह सब जो है उपचार चलता है पेशेंट में, तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। साइकोथेरेपी भी चलता है, टेंशन नहीं लेना है, ओके। नर्सिंग प्रबंध में अब मानिए एक पेशेंट को एंजाइटी हो रहा है, तो उसके लिए आप नर्सिंग प्रबंध क्या क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, रोगी के जांच करना, जैविक चिन्हों को लगातार जांच करना, क्योंकि एंजाइटी से मरीज को पल्स रेट, श्वसन दर ये भी बढ़ता घटता है, तो इसको चेक करेंगे। मरीज को स्वयं देखभाल के लिए प्रेरित करेंगे, मरीज की आत्महत्या को प्रेरित को कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एंजाइटी होता है तो पेशेंट सुसाइड भी करने को सोचता है, ठीक है, और यही तो जो है आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है ना। मरीज के अंदर सही सोच उत्पन्न करे, ठीक है ना, पॉजिटिव सोच उत्पन्न करे। मरीज के साथ IPR, समझ गए ना, इन पेशेंट जो है पेशेंट नर्स रिलेशनशिप को बनाए। मरीज को सोने का तरीका को व्यवस्थित करें, ठीक है। 8वां, मरीज की जनन क्षमता को बनाए रखें, ठीक है। चलिए, अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ठीक है। क्या चीज़ है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस। चलिए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता क्या है? देखिए, हाइपोकॉन्ड्रियासिस या रोग भ्रम विकार से तात्पर्य है। देखिए, हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो होता है ना, यह एक मानसिक रोग ही होता है, यह एक मानसिक अवस्था ही होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। पेशेंट में ऐसा अनुभव होता है कि अगर उसे कोई बीमारी नहीं भी है, फिर भी वह पहले से ही जो है एक्टिव हो जाएगा। जैसे उसे पता चलेगा कि हमारे आसपास कोई बीमारी फैल रहा है, तो उसे हो या नहीं हो, लेकिन वह उसके प्रति एक्टिव हो जाएगा, चेक वेक कराएगा, बहुत चेक वेक कराएगा, ठीक है ना, और हद से ज़्यादा बोलेगा कि सर हमें ठीक हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, वो हो जाए, मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति में बिना किसी वास्तविक रोग के कारण उपस्थित के बावजूद व्यक्ति को स्वयं को रोगग्रस्ती समझना। अब ऐसे व्यक्ति कुछ होते हैं जिसमें कोई रोग नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई रोग तो नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई रोग है, ठीक है, अपने आप को वह रोगी समझता है, ठीक है। व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होना या बिना किसी रोग के उपस्थित के व्यक्ति इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है कि वह किसी रोग से ग्रसित है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में जो भी व्यक्ति ऐसे मामले में पहुंचते हैं, तो उसे ये लगता है कि हम किसी न किसी रोग से ग्रसित है, ठीक है, वह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक पूर्वाग्रह से ग्रसित एक रोग है, जिसमें व्यक्ति पहले ही यह अनुमान कर लेता है, पहले ही अनुमान अपने आप को लगा लेता है कि हम किसी न किसी रोग से पीड़ित है, और यही जो है व्यक्ति को मन में हमेशा चलते रहता है, और इसी के लेकर जो है व्यक्ति बार बार अपना चेकअप कराएगा, बार बार हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर से संपर्क करेगा, डॉक्टर के सामने बहुत बातें, फिजूली बातें बोलेगा कि हम ठीक हो जाएंगे ना सर, क्या प्रॉब्लम है, हमको ऐसे क्यों हुआ, मतलब तमाम तरीके के जो है एक्स्ट्रा बातें जो है डॉक्टर के सामने बोलने लगेगा, बार बार हॉस्पिटल जाना आना, चेकअप कराना, वह इसी टाइप से जो है चीज़ों से उलझ जाता है, ठीक है। और आप लोग देखते भी होइएगा कि कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि हम फलाने बीमारी से चिंतित है, फलाने बीमारी से ग्रसित है, वो अपने आप को पूर्वाग्रह में डाल लेता है कि हम कोई ना कोई रोग से ग्रसित है, और यही जो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाता है। इसलिए सबसे पहले अगर किसी में रोग भी हो तो उसे ये नहीं करना चाहिए कि हमें फलाना रोग है, चिलाना रोग है। बस नॉर्मल तरीक़ा से जाइए, दिखाइए, अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक हो जाएगा। इसको ज़्यादा दिमाग पर लेना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा दिमाग पर लेंगे तो फिर आप इसके बारे में ज़्यादा एक्टिविटी करने लगेंगे, बार बार अस्पताल जाएंगे, ठीक है, बार बार जो है किसी डॉक्टर का आप दवाई खाएंगे, 2 सप्ताह छोड़ देंगे, फिर उसका दवाई खाएंगे, मतलब इस टाइप से व्यक्ति में डॉक्टर पर भी विश्वास नहीं रहता है, ठीक है। वह बार बार डॉक्टर बदलेगा, बार बार जो है दवाई चेंज करेगा, और इस कंडीशन में जो है व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो यही हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है, समझ गए। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाता है, उसके अंदर संवेदनशील हो जाता है, ठीक है, और इस चक्कर में वह जो है हॉस्पिटल से लेके हर एक डॉक्टर तक जो है वह चक्कर काटते रहता है, जबकि रियलिटी में उसके अंदर कोई बीमारी होता भी नहीं है, लेकिन उसके मन में ऐसा एक चीज़ें आ जाता है, ऐसा एक मतलब संवेदनशील वो बन जाता है कि उसे लगता है कि हमें अंदर कोई ना कोई एक रोग है, और वो जो है उसके चलते सभी हॉस्पिटल का जो है दरवाज़ा
खटखटाते रहता है, तो यही हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण मानसिक रोग है, तो चूँकि अनुवांशिक कारण तो सब में होगा ही। पारिवारिक वातावरण भी बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करता है। मान गए आपके परिवार में सब लोग जो है कोई ना कोई रोग से पीड़ित है, तो आप नहीं भी पीड़ित है, तो आपको ऐसा माहौल आपके परिवार में मिल रहा है कि आपको भी लगता हो कि हम भी कोई बीमारी से तो पीड़ित नहीं है, और बार बार आप चेक कराने जाते हैं। ठीक है, चलिए, माता पिता द्वारा बच्चों का अत्यधिक देखभाल। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा देखभाल कर देता है, तो उसको जो है बहुत ज़्यादा दुलार पिलार भी अपने बच्चे को नहीं देना चाहिए। बहुत ज़्यादा देखभाल जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा क्या संवेदनशील बना देता है, वह अपने प्रति बहुत ज़्यादा केयर करने लगेगा। ठीक है, बाल अवस्था में अपनी भावनाएं व्यक्त न कर पाना। जो बच्चे अपने जो आदमी जो भी अपने बाल अवस्था में कोई भावना व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो ये भी कारण होता है। बाल अवस्था में दुखद शारीरिक व लैंगिक अनुभव। बाल अवस्था में जो है दुखद शारीरिक, ठीक है, और लैंगिक अनुभव, ठीक है ना, ये कारण भी होते हैं। मनोरोगात्मक रुग्णता का प्रभाव। मनोरोगात्मक रुग्णता का प्रभाव, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आसपास साइकोलॉजिकल मेंटल रोगों से आपको प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, आसपास आपके कोई मेंटल रोग वाला व्यक्ति है, उसका प्रभाव आप पे पड़ सकता है। एल्कोहल या नशीले पदार्थ का सेवन। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई नशीले एल्कोहलिज्म पदार्थ का सेवन करते हैं। अति संवेदनशील या दर्द सहने की क्षमता कम होना। अगर आपको किसी भी चीज़ का दर्द सहने की क्षमता कम होगा, आप बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील बनेंगे और थोड़ा सा भी दर्द में कम जो है आप नहीं सहेंगे, तो आपके अंदर ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो जाता है। चूँकि डेली लाइफ में आपके कोई ना कोई थोड़ा सा काम करने से या कोई काम करने से आपके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही जाता है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा और आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ले लेंगे, तो गलत चीज़ें हैं। फिर वही छोटी बीमारी जो है धीरे धीरे आपको बड़ा बना देगा, जबकि वो कोई बीमारी नहीं है। आप नॉर्मली आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही ना होता है, सबको दर्द हो जाता है, सबको सर दर्द हो जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उस दर्द के लिए जो है हॉस्पिटल के चक्कर काटेगा, डॉक्टर के चक्कर काटेगा और कहेगा कि हम कोई बीमारी से ग्रसित है, तो ये तो गड़बड़ है। तो यही हाइपोकॉन्ड्रियासिस में होता है। ठीक है ना, और कारण होता है यहाँ पे देख लीजिए, तनावपूर्ण परिस्थितियों में तनाव दूर करने के लिए मनोरचनाएं का प्रयोग कर बीमार हो जाना। अब होता यह है कि मान गए आप लोग मेंटल हेल्थ में पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े हैं मेंटल मैकेनिज्म में क्या कहता है कि अगर हद से ज़्यादा आप रक्षात्मक प्रतिक्रिया का प्रयोग कर लेंगे तो क्या होगा। रक्षात्मक प्रक्रिया क्या करता है, व्यक्ति को तनाव से, चिंता से, ठीक है ना, द्वंद्व से दूर करता है। लेकिन अगर इस तकनीक का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो बीमार भी पड़ जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और वह भी जो है ये रक्षात्मक प्रतिक्रिया का जो है रक्षात्मक जो मेंटल मैकेनिज्म है, इसको अगर वह प्रक्रिया का उपयोग करे तो बीमार पड़ ही जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, तनावपूर्ण परिस्थितियों में तनाव दूर करने के लिए मनोरचना का प्रयोग बीमार हो जाना पड़ता है। आगे है साइबरकॉन्ड्रिया। साइबरकॉन्ड्रिया का मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा रोग के बारे में इंटरनेट पर अत्यधिक रिसर्च करना। अब देखते होइएगा, आप में से ही बहुत लोग ऐसे होंगे जो क्या करते होंगे कि कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम है तो वह क्या करेंगे, नेट पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, फलाने जगाने पर इधर उधर बहुत सर्च करेंगे, वो उपाय ढूंढेंगे। ठीक है, उपाय ढूंढेंगे कि इसका क्या उपाय है, क्या इसमें करें, यूट्यूब पर करेंगे कि क्या चिंता को कैसे दूर करें। ठीक है ना, इस टाइप से गूगल से लेके यूट्यूब पर तमाम ऐसे इंटरनेट के जगहों पर जो है वह रिसर्च करते रहेंगे, खोजते रहेंगे कोई ना कोई उपाय, और ऐसे उपाय खोजने वाले को साइबरकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ऐसे व्यक्ति अगर ज़्यादा रिसर्च करता है तो वह जो है इसके प्रति ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाता है, तो उसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो जाएगा। मीन्स वह अपने रोग के प्रति इधर उधर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है। ठीक है ना, जबकि रोग वास्तव में उसको कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी वह खोज रहा है इधर उधर। देखिए, है तो वो बिल्कुल रोग ही है। ठीक है, है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो व्यक्ति जाएगा आएगा दिखाएगा ही। लेकिन अगर ना है और फिर भी अपने आसपास अगर 2-4 बीमारी मिल गया और बार बार उस बीमारी के चलते हम जो है जा रहे हैं अस्पताल में, हमें कुछ नहीं है, बार बार इधर उधर टहल रहे हैं, हमें एक प्रकार से ऐसा विचार उत्पन्न हो गया कि कहीं हमें भी तो नहीं है, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएं कोई भी बीमारी होने से पहले, या कोई भी बीमारी है भी नहीं और एक्टिव हो जाए, चेक कराए, बार बार हॉस्पिटल जाए, तो ये सब जो है व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है। ठीक है, चलिए
अब ये हो गया आपका। अब इसका सिम्टम लक्षण क्या होते हैं? तो माय डियर, लक्षण में एंजाइटी, चिंता होने लगता है व्यक्ति को, निरंतर स्वयं की जांच करते रहना, व्यक्ति अपना बार बार जांच करवाता है, स्वयं को निदान करने का प्रयास करता है, इसी चक्कर में इंटरनेट से, गूगल से जो है, यूट्यूब से सर्च करेगा दवाई वगैरह, ठीक है ना। छोटे लक्षणों का चढ़ा बढ़ाकर गंभीर लक्षणों के रूप में प्रस्तुत करना। सिर दर्द भी हो जाएगा तो उसे लगेगा हमें जो है बड़ा प्रॉब्लम है, पेट अगर गैस बन गया तो लगेगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो छोटे बड़े लक्षणों को बढ़ा चढ़ाकर बड़े लक्षणों को दिखाना, चिकित्सक का निदान पर अविश्वास करना, और जो भी डॉक्टर इलाज उसको अगर करेंगे उस पर वह विश्वास नहीं रखेगा, ठीक है, बार बार अपना डॉक्टर बदलेगा, रोगी के तरह व्यवहार कर कार्य क्षेत्र से अधिकांश अनुपस्थित रहना। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाले, वह क्या करते हैं कि अधिकांश समय जो है अब्सेंट रहते हैं अपने कामों से, और वो जो है ये दिखाकर कि हम एक रोगी है और यह रोगी के व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण उससे जो है अनुपस्थित हो जाता है अपने काम के स्थल से, जिसे हम लोग कामचोर की स्थिति में कहते हैं, ठीक है। डिप्रेशन भी हो सकता है इससे, और निदान हेतु बार बार डॉक्टर को बदलते रहता है व्यक्ति। तो यह सब जो है लक्षण है। आप लक्षण में कोई नहीं है, आपके आम जिंदगी में जो मैं आपको पढ़ा दिया उसी से रिलेटेड ये सारे के सारे लक्षण हैं। मैंने ऊपर सब आपको पढ़ाई में ही बता दिया हूँ, ठीक है। रही बात नर्सिंग प्रबंध का, नर्सिंग मैनेजमेंट का, तो रोगी की रोगावस्था व लक्षणों की जानकारी का प्राप्त करें कि वास्तव में रोगी में लक्षण है भी या नहीं है। रोगी के हिस्ट्री लीजिए कि फैमिली में कोई दिक्कत तो नहीं है पेशेंट के, ठीक है ना। रोगी में उत्पन्न नए लक्षणों की जानकारी डॉक्टर को दें। अगर डॉक्टर अगर मान गए पहले कभी रोगी चेक कराया, वहाँ पे कुछ नहीं आया, फिर वही रोगी आया चेक कराने, तो अगर उसमें कोई नया सिम्टम्स निकला है तो डॉक्टर को जानकारी देंगे। रोगी की भावना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करें ताकि वह सबसे सब चीज़ कह सके। रोगी की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। रोग की शारीरिक जांच में उसकी सहायता करें, ठीक है ना। रोगी की फिजिकल स्टेटस में एग्जामिनेशन में उसकी सहायता करें। सभी लक्षण हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो या आवश्यक नहीं है, इसलिए ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। अब ये भी बात की ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी लक्षण में हाइपोकॉन्ड्रियासिस ही हो, इस बात का जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई बात रियलिटी भी व्यक्ति को हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अगर रियल में प्रॉब्लम होगा और उसे आप हाइपोकॉन्ड्रियासिस के जरिए आप मानकर और उससे जो है बातचीत करके छोड़ देंगे तो फिर गलत है। तो चेक करिए, अगर रियल चीज़ें हैं तो उसका इलाज कीजिए। अगर हाइपोकॉन्ड्रियासिस है तो उसे पहला फुसलाकर बताकर समझाकर उससे जो है भेजें, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखें, हर रोग जो है, हर लक्षण हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो यह आवश्यक नहीं है, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको जांचना चाहिए। हो सकता है वास्तव में कोई रोग हो उसमें, ठीक है। रोगी की जांच ऐसे समय करें जब लक्षणों की तीव्रता सबसे अधिक हो। अब रोगी की जांच आप इस समय करें हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाला में जब व्यक्ति को लगे कि हमें बहुत ज़्यादा अभी परेशान कर रहा है, ठीक है। रोगी व उसके संबंधियों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि यह लक्षण व रोग गंभीर नहीं है। अब जैसे कोई अगर हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाला मरीज कहीं पे पहुँचे और उसके साथ कोई अगर उसका आदमी पहुँचे तो उसको ये दिलासा दिलाएं कि यह कोई रोग बड़ा नहीं है, यह कोई लक्षण बड़ा नहीं है, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। रोगी के यह बात समझानी चाहिए कि वह लक्षणों की ओर ध्यान कम दे, जिससे दैनिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ते रहे। अब ऐसे रोगी जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस के हो उसको समझाना चाहिए नर्स को कि आप ऐसे रोगी को जो है आप अपने लक्षण की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि अगर थोड़ा सर दर्द, पेट दर्द, ठीक है, पैर में कहीं दर्द, ठीक है ना, कहीं भी दर्द अगर कुछ हो रहा है या कोई हल्का सा दिख रहा है, अगर उसके लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर वही धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो इसलिए लक्षण की ओर कम ध्यान देना चाहिए, ठीक है। रोगी के सदा एक्टिव रहने हेतु प्रोत्साहित करें। अब रोगी को हमेशा अपने काम में बिजी रहने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें, क्योंकि काम छोड़ने से व्यक्ति ज़्यादा जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएगा। रोगी को निम्न चिकित्सा सलाह दे। रोगी को क्या क्या चीज़ सलाह दे कि व्यायाम करे, विश्राम तकनीक, रेस्ट करे, ठीक है, विचारों का प्रवाह करे, विचारों के प्रवाह को रोके, मतलब इधर उधर के बातों को जो है ज़्यादा ना सोचे, योगा करे, ठीक है, मेडिकेशन करे। और इस प्रकार से यही आपका जो है क्या हो गया, मैंने आपको 12 पॉइंट बता दिया। बाकी आप एज नर्स और सारे चीज़ों को लिख सकते हैं कि पेशेंट को आप काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट को पॉजिटिव बातें बताएंगे और सारी चीज़ों जो है लिख सकते हैं। जब हाइपोकॉन्ड्रियासिस को समझ गए, लक्षण को समझ गए, तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप लिख सकते हैं कि कैसे चिंता कम करेंगे, ठीक है, कैसे जो है क्या करेंगे, सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। अब नीचे टोटल दोनों एंजाइटी का और हाइपोकॉन्ड्रियासिस का सब का इंग्लिश जितना ऊपर पढ़ाए हैं टोटल इंग्लिश नीचे दिया गया है, इंग्लिश एक साथ, ऊपर हिंदी एक साथ। तो आप लोग पढ़िए, समझिए, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। इतना बढ़िया से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा है जीएनएम का, और ना कोई पढ़ाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, डेली बाय डेली हर एक ईयर्स का पढ़ाना, वीडियो लाना, पीडीएफ देना, ये सब
सबके संभव नहीं है। देखते हैं नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाता है, कंपटीशन की तैयारी करता है तो बैच शुरू करता है 500, 600, 900 में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में ही आप लोग को सब चीज़ मिले और आप लोग पढ़कर अच्छा आदमी बने, अच्छा आप जो है जीवन बनाएं, ठीक है। ताकि आप नाम भी तो लेंगे कि हाँ पढ़े तो पास भी हो गया जीएनएम में अच्छे से और जॉब भी हो गया वहीं से नॉलेज के पर, ठीक है ना। यही मेरा लक्ष्य है, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।